नमस्कार मित्रों। आपने अपने लाइफ में कई बार काफी लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफी आउटडेटेड और बहुत खराब है। और एक्चुअली देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम आज तक टैलेंट को नहीं बल्कि रॉट लर्निंग को ज्यादा प्रमोट करते थे। यानी बेटा रट लो, एग्जाम पास कर लो एंड लाइफ सेट है। बट देखा जाए तो इससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल नहीं था ये। और अगर मैं एक एग्जांपल ही दूं आपको, हम अगर आज से 5 साल पहले का कोई एंड्रॉइड वर्जन का अगर फोन यूज कर रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि यार क्या आउटडेटेड मॉडल का फोन यूज कर रहे हैं। तो लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में चल रही थी वो कई डिकेड्स, कई सेंचुरीज पुरानी चल रही थी। यानी वही सेम पैटर्न में बच्चों को पढ़ाया जाता था जो आज से 100 साल 150 साल पहले पढ़ाया जाता था। यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अपग्रेडेशन लाने की एक बहुत बड़ी जरूरत थी। तो फाइनली मोदी गवर्नमेंट एक ऐसा ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया लेके आई है जो उन्होंने अपने 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था। आने में तो काफी टाइम लग गया है, लेकिन देर है दुरुस्त है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। मैं शॉर्ट में आपको एनईपी की हिस्ट्री भी बताऊंगा और ऐसे कौन से 10 बड़े चेंजेस हुए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिससे डेफिनेटली हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक बड़ा टर्न ले सकता है। और अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया तो शायद इंडिया, जो अभी बहुत लैग कर रहा है पढ़ाई के मामले में पूरे वर्ल्ड से, वो उसको कवर अप कर सकता है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया में पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1966 में इंदिरा गांधी जी के सरकार के टाइम में बनाई गई थी। वो उस समय के 1966 के हिसाब से काफी सारे रिफॉर्म्स लाते हुए एजुकेशन पॉलिसी को नया बनाया गया था, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस ला सके। इसके बाद 20 साल बाद 1986 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उस समय भी कुछ मेजर रिफॉर्म्स लाए गए टाइम को देखते हुए। उसके बाद 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उन्होंने कुछ माइनर चेंजेस लाए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में, लेकिन उस माइनर चेंजेस का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। यानी अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो 1986 के बाद से यानी लास्ट 34 इयर्स में कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए हैं पॉलिसीज में। वो भी तब जब हमारा टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। यानी हम उस 34 इयर्स पुराने आउटडेटेड मॉडल को आज भी यूज कर रहे थे जब सारी दुनिया एक अलग ही लेवल पे चल रही है। ये जो करंट वाली एजुकेशन पॉलिसी है, इसका मेंशन बीजेपी ने अपने 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में किया था। इसके बाद 2015 में स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर बनी, तब टीएस सुब्रमण्यम के लीडरशिप के अंडर में कमेटी तैयार की गई, जिनको कहा गया एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए टू सी द मेजर रिफॉर्म्स दैट शुड बी ब्रिंग इन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो एक 200 पेज की लंबी रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन उसके बाद 2016 में टीएस सुब्रमण्यम और स्मृति ईरानी के बीच में काफी सारे मतभेद हुए अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। एंड उसके बाद ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए कि स्मृति ईरानी को अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की पोस्ट छोड़नी पड़ी। इसके बाद आए प्रकाश जावड़ेकर एज न्यू एचआरडी मिनिस्टर। तो उन्होंने भी 2017 में एक ऐसी कमेटी फॉर्म की अंडर द लीडरशिप ऑफ के कस्तूरीरंगन, जो हमारे इसरो के फॉर्मर चीफ भी रह चुके हैं। तो इनकी कमेटी ने 2019 में पहला ड्राफ्ट लाई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जिसको ही कल हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस वीडियो में मैं आपको एनईपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा। हम इस वीडियो में कोई भी प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशंस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जस्ट अभी एक ड्राफ्ट आया है, कुछ भी अभी बाकी इन्फॉर्मेशन रिलीज होने की है। गवर्नमेंट ने अपने इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स के ऊपर कुछ भी अभी ओपन अप नहीं किया है। तो वैसे भी मैं कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट अभी नहीं हूं, तो लेटेस्ट स्टेज में जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर रिलीज होगी तो आई विल ट्राई टू रीड मोर एंड मैं उस पूरी इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे 10 मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रिफॉर्म जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में आया है वो ये कि अभी तक हमारे इंडिया में 10+2 का मॉडल फॉलो किया जाता था। यानी हमारे पास 10th क्लास तक सब सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते थे एंड 11th-12th में हम अपने स्ट्रीम्स सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब इस मॉडल को चेंज करके 5+3+3+4 का मॉडल फॉलो किया जाएगा। यानी फर्स्ट 5 इयर्स बच्चों को बिल्कुल फाउंडेशनल पढ़ाई दी जाएगी। इसके बाद जब बच्चा 3rd क्लास से लेके 8th क्लास में रहेगा
तो ये 6 साल 3+3 का जो मॉडल है, इस समय बच्चे का प्रिपरेटरी स्कूलिंग किया जाएगा, यानी यहाँ पे बच्चे को फ्यूचर के लिए रेडी करेंगे एंड उसके स्किल्स के हिसाब से इसको पढ़ाएंगे। एंड इसके बाद बच्चा 9 से ही अपने स्ट्रीम्स अब सिलेक्ट कर सकता है कि वो कौन से फील्ड में जाना चाहता है। सो 9 से 12 तक की हमारी सेकेंडरी स्कूलिंग रहेगी। एनईपी का सेकंड रिफॉर्म एक लैंग्वेज स्पेसिफिक रिफॉर्म है। अभी तक हमारे देश में हिंदी को एक कंपलसरी लैंग्वेज बनाने के लिए काफी सारे डिबेट्स चलते थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हिंदी ऑलमोस्ट सब लोग बोलते हैं और पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात साउथ इंडिया की आती थी तो वहां पे सभी लोगों को हिंदी बोलते और पढ़ते नहीं आती है। तो इस टाइम पे एक डिबेट हो जाता था, साउथ इंडिया से अपोजिशन आता था कि हिंदी को कंपलसरी आप कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म लाई है कि अब 5th क्लास तक बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ सकता है। एंड 5th क्लास के बाद की स्टडीज में हम इंस्टेड ऑफ हिंदी संस्कृत को प्रमोट करेंगे। एंड अब हिंदी किसी के लिए मैंडेटरी नहीं रहेगी और संस्कृत को प्रमोट किया जाएगा। संस्कृत के लिए यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी। तो मेरे ओपिनियन में ये गवर्नमेंट का बहुत ही वाइज डिसीजन है और गवर्नमेंट को ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के जितने भी लिटरेचर्स है, सनातन धर्म के सारे लिटरेचर्स संस्कृत में लिखे हुए हैं। एंड अबोव ऑल भगवत गीता ही हमारी जो है वो संस्कृत में लिखी हुई बुक है। और क्योंकि भगवत गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है, ये हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि अभी हम संस्कृत पढ़ नहीं पाते थे, किसी को नहीं समझती थी, तो हमें इसकी ट्रांसलेशंस पढ़ना पड़ता था। तो जब बच्चे संस्कृत खुद सीख सकेंगे तो भगवत गीता और ऐसी कई सारे लिटरेचर्स को बच्चे खुद डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म होगा हमारे इंडिया में एंड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल एजुकेशन इन इंडिया। इस एजुकेशन पॉलिसी का थर्ड मेजर रिफॉर्म जो है वो ये कि अब बच्चों को क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक में बस 3 बार एग्जाम देनी होगी, क्लास 3rd, क्लास 5th और क्लास 8th में। और बाकी ईयर्स फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के थ्रू बच्चों का ओवरऑल रिजल्ट निकाला जाएगा। अब फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चों की साल भर छोटे छोटे पार्ट्स में एग्जाम ली जाती है, मोस्टली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और चारों का कंबाइंड रिजल्ट हम लास्ट में हमको मिलता है। वही समेटिव असेसमेंट बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं और साल के एंड में यानी मोस्टली मार्च में एक एग्जाम होती है, जिसके बेसिस पे हमारा फाइनल रिजल्ट साल का ओवरऑल आता है। तो अब गवर्नमेंट सिर्फ 3rd, 5th और 8th क्लास में समेटिव असेसमेंट्स करेगी, तो बाकी ईयर्स बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के थ्रू अलग अलग वाइवास और फिर अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के थ्रू रिजल्ट निकाला जाएगा। इसके बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम से सभी को जो एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती थी वो ये कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से बच्चे निकलते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, उनको कहीं भी जॉब देने लायक नहीं होता है, क्योंकि वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लेते हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। तो शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लिया है, जिसके बाद अब बच्चे 6th क्लास से वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकेंगे। जैसे किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या फिर ईएनटीसी किसी भी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो वो 6th क्लास से उसकी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे जब वो 12th तक या ग्रेजुएशन तक पहुंचे तब तक वो बहुत ज्यादा फाइन ट्यून हो जाए अपने प्रोफेशन में, अपने स्किल्स में। तो इसमें अब होगा ये कि जो बच्चे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है वो जाके लोकल इलेक्ट्रिशियंस के पास से ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी को अगर वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी प्लम्बर्स की तो वो प्लम्बर्स के साथ वर्क कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो हमको 12th के बाद मिलती थी अब वो बच्चे 6th क्लास से कर सकेंगे। तो जो हमारी दिक्कत थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते थे हम, तो ये प्रॉब्लम अब इस रिफॉर्म से कंप्लीटली सॉल्व हो सकता है। अब अगला पॉइंट हमारे क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम से रिलेटेड है। तो हमारी गवर्नमेंट का ये मानना था कि अभी हमारा जो क्लास 10th और 12th का एग्जाम होता है वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव होता है, यानी बच्चों को ऐसा बता दिया जाता है कि उनका पूरा फ्यूचर इस क्लास 10th और 12th के मार्क्स पर डिसाइड होगा। तो इस पैटर्न को हटाने के लिए, इस माइंडसेट को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म ला रही है कि अब क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम रहेगा वो उतना रिग्रेसिव नहीं रहेगा, ब्रॉड लर्निंग को प्रमोट नहीं करेगा, बट प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करेगा। अब हमारा अगला पॉइंट है स्ट्रीम से रिलेटेड। यानी अभी तक क्या होता था कि बच्चे को 10th के बाद डिसाइड करना था कि वो कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा या आर्ट्स लेगा। तो अगर उसने कॉमर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले लिया और बायो नहीं लिया तो इसके बाद वो बायो की पढ़ाई नहीं कर सकता, या फिर उसने अगर साइंस ले लिया तो कॉमर्स और आर्ट्स नहीं पढ़ सकता। तो इस चीज को हटाने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए जो हमारे वर्ल्ड के मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट देते हैं, चाहे वो हार्वर्ड हो या ऑक्सफोर्ड हो, तो इस चीज को गवर्नमेंट इंडिया में भी प्रमोट कर रही है। यानी गवर्नमेंट का ये कहना है कि बच्चों को जो जो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है बस आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करिए। कोई जरूरत नहीं आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में जाने की। आप चाहिए तो एक सब्जेक्ट साइंस का लीजिए, 2 सब्जेक्ट आर्ट के और 2 कॉमर्स के। यानी अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है और फैशन में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स के साथ फैशन स्टडीज पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ आप बेकिंग ले सकते हैं। ऐसे आप जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद है आप उनको चूज करिए और उनके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करिए। तो मेरे ओपिनियन में ये वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी
पॉइंट प्रूव हो सकता है इन द फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में इस रिफॉर्म को लाया है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स होंगे इसको इम्प्लीमेंट करने को लेके। तो अभी कुछ कमेंट्री करना वुड नॉट बी ओके। तो हम इसको फ्यूचर में जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स इसके हो सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, टीचर। नेक्स्ट पॉइंट में इंडिया में अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस को भी ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही है, यानी इस ऑटोनॉमी के बाद कॉलेजेस एक अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाते हैं और किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इससे डेफिनेटली जो लोकल स्टूडेंट्स, लोकल बच्चे होते हैं और बोथ टीचर्स को एक बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो अपने लोकली अपने बच्चों के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से उन पढ़ा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बड़ा रिफॉर्म जो हमारी गवर्नमेंट ला रही है इस पॉलिसी के थ्रू, वो ये है कि ईयर ड्रॉप वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। अब बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट को कभी कभी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, और इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम से शादी के टाइम में होता है। जैसे लड़कियां पढ़ाई कर रही होती है, बट सडनली क्योंकि उनकी शादी फिक्स हो जाती है तो उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अब उसके बाद जब वो फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने जाएंगे तो उनको फिर से फर्स्ट ईयर से बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट करनी होती है। इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से ऐसा होगा कि अगर बच्चा कभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ता है, तो अब जब भी वो पढ़ाई कंटिन्यू करेगा वो डायरेक्टली थर्ड ईयर से कंटिन्यू कर सकता है। तो हर ईयर के कुछ ग्रेड पॉइंट्स होंगे जो आपके अकाउंट में एक प्रकार से ऐड कर दिए जाएंगे, जो एक प्रकार से डिजी लॉकर टाइप चलेगा। तो जब भी अब आप नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई आपकी, तो आप सीधा उसके बाद से कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2019 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें नीति आयोग के सीईओ, हमारे इसरो के फॉर्मर चीफ, इन्फोसिस के सीईओ, ऐसे कई सारे दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट और कई सारे एजुकेशन एक्सपर्ट बैठे थे, जहां पे डिस्कस किया गया कि इंडिया आज भी रिसर्च में बहुत ज्यादा पीछे है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसाइड किया गया कि इंडिया में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किए जाएंगे। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो हब एंड स्पोक मॉडल की तरह वर्क करेंगे कि जो सेंटर में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहेगा जहां पे रिसर्च को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। अब यही जो सेंटर का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये बाकी छोटे कॉलेजेस एंड छोटे स्कूल्स को सपोर्ट करेगा इन देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। एंड ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि इंडिया R&D में अमेरिका, चाइना और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज्यादा पीछे है। लेकिन अगर जो NRF वाला मॉडल है इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया गया पूरा पैन इंडिया में, तो डेफिनेटली इंडिया में पोटेंशियल है कि बाकी कंट्रीज को इजीली पीछे कर सकता है, और एक डेफिनेटली बहुत ही बड़ा स्टेप होगा इंडिया का इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू कम्पीट विथ ऑल दी अदर कंट्रीज। इसी पॉलिसी में और एक पॉइंट है जो पेरेंट्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब पेरेंट्स के लिए भी करिकुलम आएगा जिसके रिफर करके पेरेंट्स अपने बच्चों को प्री स्कूलिंग जो है वो अपने घर पे ही दे सकते हैं। यानी बच्चा जब 3 साल से छोटा है और जो 3 to 6 ईयर्स यानी फर्स्ट 3 होता है, नर्सरी, LKG एंड UKG की पढ़ाई पेरेंट्स अपने घर से ही करवा सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी डिक्लेयर किया है कि अब सारे प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस के फीस पे कैप लगेगा और इसके ऊपर कोई भी कॉलेज या स्कूल कोई फीस चार्ज नहीं कर पाएगी। तो डेफिनेटली पेरेंट्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिलीफ वाला पॉइंट है। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो ये कि अभी तक हम एजुकेशन के ऊपर अपने GDP का सिर्फ 4.5% ही लगाते थे, तो अब ये 4.5% को बढ़ा के 6% कर दिया गया है। अब 6% ऑफ अवर GDP एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बट मेरे ओपिनियन में जो ये इंक्रीमेंट आया है GDP का, ये पूरा 1.5% जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हमें अपने इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाने में करना चाहिए। दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल की जो काया पलट की गई है आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें पूरे इंडिया में अडॉप्ट करना चाहिए फॉर दी गवर्नमेंट स्कूल्स। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी प्राइवेट स्कूल पे बढ़ते जाएगी, तो डेफिनेटली एक मिडिल क्लास इनकम वाली फैमिली और लो क्लास इनकम वाली फैमिली के बहुत भारी पड़ेगा इन फ्यूचर। तो ये थे कुछ मेजर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके जानने जरूरी है एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट और एज अ कॉमन मैन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद पॉलिसी के ऊपर लोग डिटेल्स में रीडिंग करेंगे, इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव आएंगे, प्रोस एंड कॉन्स पता चलेंगे। बट मैं मानता हूं कि जब तक कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ना देखा जाए तब तक हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कितने हद तक सही है कितने हद तक गलत। क्योंकि हमारी मोदी गवर्नमेंट काफी फेमस है बड़े बड़े स्कीम्स लाने में, बड़े बड़े पॉलिसीज लॉन्च करने में, बट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में काफी सारे ऐसे पॉलिसीज आए हैं अभी तक जो बहुत हद तक फ्लॉप हुए हैं। अब वो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या फिर GST का लाना,
ये सब काफी बड़े बड़े मूवमेंट्स थे जो एट द एंड फ्लॉप ही रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पॉलिसी में जो भी चेंजेस होने वाले हैं, गवर्नमेंट का प्लान है वो एकेडमिक सेशन 2022-2023 से स्टार्ट करने का। वैसे अगर देखा जाए तो जितने सारे भी चेंजेस है इस नई पॉलिसी में, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो डेफिनेटली इसके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा और जब से भी इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तब उसके बाद स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को, सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। बट डेफिनेटली अगर हमको कुछ अच्छा करना है, ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करनी होगी। तो आपके क्या ओपिनियन है इस पूरे पॉलिसी को लेके, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी अगर आपको कुछ ऐड करना हो या कुछ गलती लगी हो या मैंने कुछ गलती कर दिया तो डेफिनेटली आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ एंड मुझे बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।